हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है मैथ पेडागोजी से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस बिल्कुल नए हैं, मॉडल पेपर हैं, ध्यान रखिएगा। मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हैं तो ध्यान रखिएगा। बहुत बिल्कुल जो लास्ट ईयर कोई भी एग्ज़ाम्स में पूछे नहीं जा चुके हैं, तो ये बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं। इससे क्या होगा, आपके तो जो आपको आपकी जो है दिमाग की क्षमता को चेक करने का एक बढ़िया पेपर होगा। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि आपको कितना आता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी भी अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है सॉल्व करने में क्वेश्चंस को, तो मैं कह रहा हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेपर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाइए। देखिए, थ्योरी आपने पढ़ रखी है, जितनी पढ़नी थी आपने पढ़ लिया। अब बस आप पेपर लगाइए। पेपर लगाने से आपके अंदर जो है गणना करने का, तर्क करने का क्षमता विकसित होगी। क्योंकि देखिए, पेडागॉजी जो है सारा क्वेश्चंस उसमें कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ केवल एक 4 ऑप्शंस में आपको बेस्ट ऑप्शंस आपको चूज करना होता है और तर्क करना आपको बस आना चाहिए कि इस क्वेश्चंस का आंसर यही सबसे बेस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, कुछ कुछ जो है पेडागॉजी की थ्योरी से रिलेटेड हो सकते हैं। नॉर्मली जो है पेपर होता है वैसे ही तर्कणा पे आधारित होता है, तो इसलिए पेपर ज़्यादा लगाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इससे पहले दो है पेडागॉजी का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थ्योरी वीडियो है पूरा पेडागॉजी। उसमें जो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम्स में आते हैं और थ्योरी बेस्ड होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। वो 30 मिनट का वीडियो है, आप देख लीजिए जा करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं बार बार कह रहा हूँ उसको, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और बाकी मैंने पेडागॉजी से, ये मेरा शायद तीसरा या चौथा वीडियो होगा, तो आप वो भी सारे पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं 10 लाइक्स के लिए आज देखिए, पेपर जो है मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। ये मेरे फ़ोन में बनता है पेपर में, मेरे पास कोई बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सारी चीज़ें ये मैं स्टाइलिस, एक छोटा सा पेन है, मैं आपको फ़ोन में पढ़ा रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि बस केवल 10 लाइक्स मुझे दीजिएगा ज़रूर, अगर पेपर पसंद आए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए पेपर शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। ऑनलाइन एग्जाम में अक्सर नहीं है जैसे शब्दों का जो है ध्यान नहीं दिया जाता है, एकदम से निकल जाता है दिमाग से। क्योंकि आपको यहाँ पे पेपर सॉल्व करते हुए देखिए हमने यहाँ मार्क कर दिया। ऐसे ही ऑनलाइन भी जब आप ऑफलाइन एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे भी बच्चे मार्क कर लेते हैं। तो चीज़ों में फोकस रहता है कि ये चीज़ें किस चीज़ पे हमें फोकस देनी है, और जब आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते तो आपका क्वेश्चंस आता हुआ गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं। बच्चों के अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना है, या मापन को मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना है, या बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर करना सिखाना है, या मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करनी है। देखिए यहाँ नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन सही है। देखिए बच्चों में जो है अनुमान लगाने का जो है कौशल विकसित करना होता है, तो ये उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। मापन की जो मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना होता है। ठीक है, जो मानक इकाइयाँ होती हैं जिससे, जैसे इकाई है, दहाई है, ये क्या होता है बच्चों को पता होना चाहिए कि ये 10 की वैल्यू है, ये 100 है, इस तरीके से है। ठीक है, तो इन चीज़ों का यूज़ करना बाद में आना चाहिए बच्चों में। ठीक है, मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर पता होना चाहिए बच्चों को। लेकिन जो सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करनी है। देखिए निपुणता हासिल कैसे कर सकता है बच्चा इतनी जल्दी। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है ऑप्शंस। ठीक, तो ये देखिए तर्क लगाइए, सोचिए, विचार करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस के आंसर वहीं पे है, इसकी ज़्यादा कोई थ्योरी नहीं होती कि मैं इसमें कोई बहुत बड़ी आपको थ्योरी पढ़ा डालूंगा। ये बस सोच विचार अपने 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 पर आधारित है क्वेश्चंस, कि आप इस क्वेश्चंस को किस तरीके से समझते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको शायद ये नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा लगे। प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में अवधारणाएं क्या है। जटिल से सरल की ओर बढ़नी चाहिए। देखिए प्राथमिक कक्षा की बात कर रहा है और गणित पाठ्य पुस्तक की अवधारणाओं में, तो जटिल से सरल की ओर बढ़नी चाहिए, या अमूर्त, अमृत लिख दिया गया है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़नी चाहिए, या मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़नी चाहिए, मानक कलम विधि द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा में हमें देखिए, हमें पता है कि जो गणित होती है वो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ती है, तर्क पर आधारित होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़नी चाहिए। आपको पता हो, अगर आपने वो मेरा पुराना वाला वीडियो देखा है तो आपको उसका आंसर पता होगा। गणित जो है मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है। ठीक है, तर्कणा होती है, इसमें कंसेप्ट्स होते हैं चीज़ें। ठीक है, पदानुक्रमिक होते हैं गणित। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप क्या है।
मूर्त चीज़ें, अच्छा बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मूर्त चीज़ें अमूर्त चीज़ें क्या है। मूर्त चीज़ों में जो है बच्चों को वस्तुओं और चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ठीक है। मूर्त चीज़ें वही होती है, और जो अमूर्त जो दिख ना रही हो, हवा में पढ़ाना हो, जैसे बता दिया जाए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, तो ये उसको उसको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ है ये। लेकिन मूर्त चीज़ें जब हम दो सेव ले करके उसको ऐसे रखेंगे, उसको कहेंगे देखिए ये सेव है बेटा, और सेव को हमने जोड़ दिया है तो कितने हो गए बेटा, 2 सेव हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें को जो वस्तुओं और चित्रों के माध्यम से पढ़ाएं, उसी को मूर्त से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्कूली शिक्षा का स्तर नहीं है, ध्यान रखिएगा नहीं है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप इसको रखिए। बुनियादी स्तर या प्रारंभिक स्तर या प्राथमिक स्तर या मिडिल स्तर, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए आप लोग एक बार। तो इसका सही जवाब है सी नंबर है, प्राथमिक स्तर होता है। प्राथमिक स्तर क्या होता है, तो प्राथमिक स्तर में जो है बच्चों को जो है औपचारिक रूप से पढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा, औपचारिक रूप से पढ़ाते हैं, ना कि अनौपचारिक रूप से पढ़ाते हैं। स्कूली शिक्षा का स्तर नहीं है, यहाँ औपचारिक स्तर का स्तर है, ठीक है। इसमें स्कूल के वातावरण में अवगत कराते हैं बच्चों को, और विभिन्न खेलों और गतिविधियों के माध्यम से इसमें पढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्य चर्चा का भाग नहीं है, ध्यान रखिएगा नहीं है। तो प्रायिकता, प्रतिमान, आंकड़ों का प्रबंधन और अनुमान लगाना, ध्यान रखिएगा। तो इसका नहीं बोल रहा है, तो इसका सही जवाब है ए नंबर, ये प्रायिकता नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी जो है प्राथमिक गणित का पाठ्य चर्चा का भाग नहीं होता। बाकी सभी अनुमान लगाना, आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है, ये सभी इसके जवाब सही हैं, बाकी ए आंसर इसका गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्ति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है, मतलब सारे तो सही हैं लेकिन प्रभावशालिता में कम है, ठीक। तो अवलोकन पर आधारित गतिविधियां और सत्रांत परीक्षा, रचनात्मक आकलन कार्य और रूबिक्स का प्रयोग। देखिए ऑप्शंस आपको बिल्कुल पता होगा कि ये आंसर सही है, लेकिन चूंकि भाषा थोड़ी सी हार्ड रख दी है इसलिए कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। देखिए सत्रांत परीक्षा का मतलब होता है एक सत्र खत्म होने के बाद परीक्षा, मतलब जो आपके होते हैं ना प्री स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, अर्धवार्षिक वार्षिक एग्जाम्स होते हैं ना, ठीक है, ईयरली जो एग्जाम्स होते हैं, तो ये वही है। प्राथमिक स्तर पे ये बेस्ट मापन नहीं होता, सबसे कम प्रभावी होता है, इसलिए सत्रांत परीक्षा जो है सबसे कम प्रभावशाली होती है, ठीक है। देखिए भाषा भी बहुत, देखिए जब कभी कभी आप हिंदी में कंफ्यूज हो रहे हो, हिंदी की भाषा आपको कंफ्यूजिंग लग रही हो, तो एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें, भले ही आपको इंग्लिश आती हो या समझ ना आती हो। बहुत बच्चे जो दिक्कत करते हैं, जिनको इंग्लिश में बहुत बहुत कच्चे होते हैं, तो ठीक है, तो उस चीज़ों फिर भी मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में समझने की एक बार कोशिश करिएगा चीज़ों को, कि देखिए इसका मतलब क्या है। कोई भी अगर वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसका वर्ड मीनिंग जो है ज़रूर देखिए कि सत्रांत परीक्षा का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार यह दृष्टि कथन कि विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है जहां, ठीक है, विद्यालय का गणित जो है हम उन परिस्थितियों में सीखते हैं जहां बच्चे गणित को सीखने मतलब सीखने में, फ़ोन में थोड़ा सा दिक्कत यही हो जाती है कि टाइपिंग के बाद ध्यान नहीं रहता, बच्चे जो है गणित को सीखने में आनंद ले, यह शिक्षकों से निम्न प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को कक्षा क्रियाकलापों में संलग्न रखने की उपेक्षा की जा रही हो, या होनहार मेधावी जो छात्र होते हैं उस बच्चे जो है अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत और हल करें। तो देखिए यहाँ पे सीखा जा सकता है, सबसे बेस्ट आंसर जो इसका है केवल ए नंबर है। बच्चे जो है गणित को जो है आनंद लेकर के पढ़ें। देखिए जब चीज़ वो आनंद लेके पढ़ेंगे, डर को छोड़ करके पढ़ेंगे, तो ठीक है, तो वो पढ़ पाएंगे, सही से पढ़ेंगे, ध्यान लगा के पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका आंसर केवल ए है, बाकी सभी गलत हैं इसके ऑप्शंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा जो है प्रत्येक संख्या के आगे संख्या के नाम इस प्रकार लिखता है, उसको 1 लिखना होता है तो वो 1, जैसे अगर उसको 1 लिखना है तो वो 1 लिख देगा, ठीक है, या 1 लिख देगा, हिंदी वाला होगा तो हिंदी में लिख देगा, इंग्लिश वाला होगा तो उसको 2 लिखना है तो वो 2 लिख देगा या 2 लिख देगा। इस तरीके से शब्दों को वो लिख रहा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ जो है सही है, इसमें से ध्यान रखिए वो ऐसा क्यों लिख रहा है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, शब्द की एक मीनिंग अगर आप जानते हैं तो समझ जाएंगे।
देखिए बच्चा संख्याओं के प्रतीकात्मक जो है निरूपण को समझने में असमर्थ है, वो शब्दों को समझने में असमर्थ है, प्रतीकात्मक रूप को समझने में असमर्थ है कि 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, उस चीज़ को समझने में असमर्थ है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, सही पूछ रहे हैं। बच्चा जो है होमोफोन्स सम स्वर शब्द का प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है। बच्चे ने जो है तार्किक त्रुटियां की है, या बच्चा जो है संख्याओं की अवधारणाओं को एक संख्यानात्मक जो है मान और एक अंक के रूप में नहीं समझा है। तो ये ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, ये प्रतीकात्मक संकेतों का समझने में असमर्थ है बच्चा, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। अब देखिए बच्चे ने जो तार्किक त्रुटियां की है, हाँ ये हो सकता है कि बच्चे में तार्किक त्रुटियों की कमी है, इसी वजह से वो गलत कर रहा है। ठीक है, तो ये बी हो सकता है या सी हो सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, इसको समझना होगा। तो इसका देखो, इसका आंसर है बी नंबर। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन यही, होमोफोन सम स्वर को वो समझ नहीं पा रहा, उच्चारण करने वाले जैसे शब्द हैं उसको वन, अब वो वन को समझ नहीं पा रहा, वन कैसे लिखते हैं, या वन ये से लिखें या वन ये लिखें, वो सम स्वर लग रहा है। देखिए सम स्वर है ना, टू, देखिए टू, और हमने टू लिख दिया, हमने टू लिख दिया, सबकी मीनिंग एक ही है। तो ऑप्शन देखिए सम स्वर वाले का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है बच्चों का। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो गया। ये ऑप्शन ना होता तो आप सी लगाते। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। देखिए सबसे कम उपयुक्त की बात कर रहा है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति जो है पदानुक्रमिक है, होती है। ठीक है, तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि गणित जो होता है वो तर्क पर आधारित होता है। ठीक है, उसमें मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, जाने की क्षमता होती है, और पदानुक्रमिक होता है। तो ये ऑप्शंस तो सही है। और गणित की प्रतिरूपों के अध्ययन की तरह ही भी समझा जा सकता है। और गणित की प्रकृति जो है समावेशी होती है, क्योंकि इसमें सदैव सामाजिक व्यक्तिनिष्ठता या व्यक्तिपरकता सम्मिलित होती है। यह तार्किक विवेचन गणित की एक महत्वपूर्ण, मैंने अभी आपको बता दिया। तो इसका आंसर देखिए डी, सी नंबर है। ठीक है, इसमें सबसे कम प्रयुक्त यही कि जो इसका समावेशी जो प्रकृति होता है, ठीक है, सामाजिक प्रगति होता है, व्यक्तिनिष्ठ, देखिए सामाजिक रूप से जोड़ने की प्रकृति होती है, व्यक्तिनिष्ठ मतलब व्यक्तिगत काम भी होते हैं गणित से, तो इसको सम्मिलित करना होता है, इसकी ये प्रकृति होती है, इसके अलावा और कोई प्रकृति नहीं होती। तो ये इसका ऑप्शन तो है कम उपयुक्त है, सही है लेकिन कम उपयुक्त है। ठीक है, वैलिड नहीं मान सकते इसको, बाकी जब ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है तो इस चीज़ को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर है, पेपर आप ज़रूर लगाइए। थोड़ा सा पेपर आपको हार्ड लगेगा, लेकिन पेपर्स का देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ, बाद में गलतियाँ ना करिएगा आप, आपके लिए पूरा 1 साल है, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ। जीवन में कभी भी देखिए, मैंने भी बहुत सारी लाइफ में अपनी गलतियां करी हैं और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं चाहता हूं कि जो मैंने गलतियां करी वो आप ना करिए, चीज़ों को, पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। मैं कह रहा हूं पेपर आपके लिए इतने महत्वपूर्ण है जितना आपके लिए थ्योरी महत्वपूर्ण नहीं। आपने एक बार थ्योरी पढ़ लिया, बात खत्म, 2 बार पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, लेकिन पेपर आप दुगने नहीं 4 गुने पेपर लगाइए। पेपर लगाते रहिए, डेली 2 पेपर तो कम से कम लगाइए ही लगाइए। अगर आप सबसे बिजी हैं, कुछ काम धंधा कर रहे हैं, तो आपको पेपर तब भी दो पेपर लगाने में बहुत वक्त नहीं लगेगा आपके लिए। ठीक है, आपने बहुत सारा पढ़ रखा होगा। सीडीपी तो वैसे भी 5 से 10 मिनट के अंदर बच्चे कर लेते हैं, बल्कि कई बच्चे तो 2 से 4-5 मिनट में ही कर डालते हैं सीडीपी। ठीक है, तो इस चीज़ों को बहुत आसानी से देखिए, पेपर ज़्यादा से लगाइए। नए पेपर हैं, थोड़े हार्ड क्वेश्चंस आपको लग सकते हैं, क्योंकि नए क्वेश्चंस की भाषा अलग होती है। तो आपको आपने पहले पेपर सारे प्रीवियस ईयर के लगा रखेंगे तो सोचेंगे कि आप ये तो भाषा बिल्कुल मैच करने लगती है। अब नए क्वेश्चंस हैं, सीटेट अपने पैटर्न बदलता जा रहा है, कोई पैटर्न वही है लेकिन क्वेश्चंस का लेवल बदल रहा है। तो ठीक है, चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं बार बार फोकस इसीलिए कहता हूँ, पेपर पे ज़्यादा फोकस करिए आप। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक जो है कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी जो है शिक्षण योजना वो होती है जो आरंभ हो किससे। एक भिन्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछा गया था, और ये दूसरे तरीके से क्वेश्चंस को अब मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। तो ये नया क्वेश्चन है। तो एक भिन्न की परिभाषा देनी चाहिए हमें। सबसे बेस्ट ऑप्शन होनी चाहिए कि परिभाषा से हम बताएं बच्चे को, या पूर्णांकों का जो है पुनः स्मरण कराएं, याद कराएं बच्चों को कि पूर्णांक क्या होते हैं, है ना, ये चीज़ें बताएं। या श्याम पट्ट पे जो है विभिन्न संख्याओं को लिख करके बताएं कि ऐसे देखिए भिन्न क्या होता है, 2/3 ये होता है, ये अंश होता है, ये हर होता है, इस तरीके से बताएं। या विभिन्न जो है भिन्नों का चित्रों के द्वारा नियंत्रण करके
सिखाएं, मतलब चित्र बता करके सिखाएं। तो सही जवाब है इसका, जो आरंभ करना होता है, अगर बच्चों को भिन्न से परिचित कराना है तो उसके चित्रों से परिचित कराना होगा। चीज़ें पहले उसको भिन्नों का चित्र दिखाई, क्लासरूम उसी से प्रारंभ की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा जो है 4 की, ध्यान कक्षाओं का भी ध्यान रखिएगा हमेशा। देखिए को बच्चा किस क्लास में है और किस क्लास में किस बच्चे की मना स्थिति, मन में क्या चलता है, वो भी आपको समझना होगा। आपने सीडीपी तो पढ़ ही लिया है तो आप चीज़ें समझ रहे होगे। तो कक्षा 4 की जो है गणित शिक्षिका सुश्री एस्टा ने अपने विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न समूहों में बांटने का क्रियाकलाप दिया है। ठीक है, काम दिया है। वे अपने विद्यार्थियों का वैन हिले, अब देखिए वैन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तर का आकलन कर रही है। तो आपको पता है वैन हिले के जो है चिंतन के कितने स्तर होते हैं। तो जीरो लेवल से अगर लगा ले, जीरो लेवल से लगाते तो 5 स्तर है, वैसे लेवल 4 होते हैं, लेवल 4 होते हैं, 1 2 3 और 4, और जीरो लेवल भी एक होता है। तो इस तरीके से ये टोटल 5 लेवल हो गए। ठीक है, तो 5 लेवल को इसमें बताना है कि ये किस ज्यामितीय आकृतियों के विभिन्न समूहों में बांटने का काम दिया गया है। ठीक, तो इसमें किस चीज़ का है। तो देखिए अगर आपने ये मेरा वीडियो पुराना देखा है, मैथ पेडागॉजी से जो है आपका एक वीडियो पढ़ा होगा, 30 मिनट का है, पेडागॉजी थ्योरी से रिलेटेड है पूरा। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। इसका सही जवाब है विश्लेषण करना। ठीक है, ये लेवल 1 का है, ध्यान रखिएगा, ये लेवल 1 में होता है। लेवल जो 0 होता है, पहले देखिए मैं बता देता हूँ, कुछ हल्का फुल्का बता देता हूँ। लेवल 0 जो होता है, जिसको लेवल 0 को कहते हैं हम यहाँ पे उपस्थिति के आधार पर जो है चिंतन करना होता है। हम आकार देखते हैं, ये देखिए त्रिभुज है, ये गोल गोल है, आकार है, वृत्त है ना, ये वर्ग है। तो इस चीज़ के आधार पे हम केवल इन चीज़ों को समझते हैं कि हाँ ये गोल है, ये चौकोर है। उपस्थिति के आधार पर हम इनके चिंतन करते हैं। ठीक है, लेवल जो है 1 होता है विश्लेषण जिसमें करना होता है, उसमें हम चीज़ों को देखते हैं कि इसके गुणों को हम समझते हैं कि वर्ग होता क्या है, इसके गुण क्या है। ठीक है, इसके मतलब ट्रायंगल का मतलब क्या है, इसके गुणों का क्या मतलब है, इन चीज़ों के गुणों को हम समझते हैं। ठीक है, वहीं पे जब अनौपचारिक जो है निगमन होता है, लेवल 2 आते हैं, लेवल 2 पे आते हैं तो जो उसे अनौपचारिक निगमन कहते हैं। इसमें है जो आकृति होती है, जिस भी आकृति को हम जान रहे होते हैं उसके बीच के संबंध को समझते हैं, इसकी परिभाषा को समझते हैं एक तरीके से। फिर नेक्स्ट लेवल पे आते हैं हम, जिसे अनौपचारिक निगमन कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम इसी से जो चीज़ को हम समझ रहे थे कि अभी हमने केवल संबंध और परिभाषा देखी, अब हम इसके प्रमाण प्रस्तुत करने लगते हैं, प्रमाण इसके प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, नियमों को समझते हैं, फार्मूला को समझते हैं। और फिर जो आखिरी जो होता है वो दृश्यीकरण होता है, जिसमें हम गणित के जो है पूरे नियमों को हम समझ लेते हैं, बाकायदा A to Z उसके फॉर्म को, स्वरूप को समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो जिसमें समूहों को बांटा गया है, ठीक है, तो इनके बीच के संबंधों को जानना है। तो इसका आंसर है इसके गुणों के आधार पर। देखिए मैंने पहले बताया गुणों के आधार, तो गुणों का मतलब है आकृतियों के बीच में जो है उनके बीच संबंध क्या है, परिभाषा क्या है, गुण क्या है, इस चीज़ को दर्शाता है लेवल 1, विश्लेषण करना जिसे कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन है गणना की हिंदू अरबी प्रणाली में, देखिए हिंदू अरबी प्रणाली में सही है, ध्यान रखिएगा सही है। यह स्थानीय मान की अवधारणा पर आधारित है। सभी संख्याएं 0 से 9 अंकों के परिमित समूहों का प्रयोग कर निरूपित की जा सकती हैं। यह एक चित्र लिपि पर आधारित व्यवस्था है या किसी भी संख्या में अंकों का क्रम स्वयं में स्वतंत्र है और चाहे अंक दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लिखे। देखिए तो हिंदू ये सही है चीज़ें, ये तो आपने समझ गए होंगे कि ये तो बिल्कुल गलत है। अंकों का एक क्रम होता है, दहाई है ना, सैकड़ा, इकाई, इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा आपको पता है। ठीक है, तो इस चीज़ एक अंकों का क्रम है, इस अंकों के क्रम से स्वतंत्र नहीं होता है, कहीं भी कोई भी शब्द नहीं लिख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो और देखते हैं ऑप्शंस भी हैं इसमें, तो इसको ऑप्शंस देख लेते हैं कि इसका ऑप्शंस क्या है। तो इसका ऑप्शंस देखिए, और ये एक चित्रलिपि पर आधारित व्यवस्था है, तो ये देखिए सी और डी तो पूरी तरीके से गलत हो गया, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये सभी जो है 0 से 9 अंकों के परिमित समूहों का प्रयोग कर निरूपित की जाती हैं।
तो देखिए पूरा जो हिंदू प्रणाली जो गणना है वो 0 से 9 के बीच में ही सारी गणनाएं होती हैं, आपको सभी को पता है, और स्थानीय मान की अवधारणाओं पर आधारित। तो इसका सही जवाब है ए और बी। ठीक है, इसका आंसर है ए और बी। देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो 4 नंबर इसका ऑप्शन है ए और बी। ठीक है, सही है। पहले इन क्वेश्चंस को हटाने की कोशिश करिए जो बिल्कुल नहीं हो सकते, जो क्वेश्चंस में पॉसिबल नहीं है कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती, तो उस चीज़ को तुरंत हटा दीजिए। ठीक, फिर बाकी जो ऑप्शंस जो होते हैं बचते हैं तो उसमें गणना आपको आंसर मार्क करने में आसानी होती है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में गणित के अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अधिक सीखते हैं जब शिक्षक अवधारणा को समझते हैं और बच्चा उनका जो है पुनरुत्पादन करता है। ठीक है, जब टीचर समझाता है तो फिर उसको रिपीट करता है, लिखता है चीज़ों को। ठीक है, यह बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों, प्रश्नोत्तरी और परिचर्चाओं में भाग लेने के लिए संलग्न रखने के लिए अवसर प्रदान करना होता है। यह शिक्षण हेतु जो है अवधारणाओं को विद्यार्थियों के पूर्व विद्यमान विचारों से जोड़ना होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए क्या हो सकता है। ये ऑप्शन है, इसका आंसर सही है बी नंबर, बी और सी नंबर। ठीक है, इसका आंसर देखिए बच्चे जो है विभिन्न क्रियाकलापों और प्रश्नोत्तरी और इन चर्चाओं में डिबेट लेकर के भाग लेने के अवसर प्रदान करने चाहिए हमें। हम बच्चों को जब इन तरीके से चीज़ों से पढ़ाते हैं, देखिए चर्चाएं करते हैं, प्रश्नोत्तरी एक दूसरे से जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो बच्चों का जो है गणितीय विकास बहुत अच्छा होता है, तर्क करने की क्षमता होती है। प्रश्नोत्तर विधि हमेशा तर्क के लिए बहुत अच्छी विधि होती है। आप जब प्रश्न पूछते हैं तो इसका मतलब एक आपके अंदर तर्क करने की शक्ति होती है। आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मतलब क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। क्वेश्चंस को समझेंगे तभी तो आप क्वेश्चंस बनाएंगे, उनसे पूछेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। परिचर्चाओं में भाग लेने का कहना बच्चों में, तो ये तो ऑप्शंस बिल्कुल सही है। ठीक है, ये चर्चाओं परिचर्चाओं में प्रश्नोत्तरी विधि ये किसी भी ऑप्शंस में होगा, चाहे वो सीडीपी हो चाहे हिंदी हो, ये सभी में ऑप्शन सही होगा। ऐसा नहीं कि मैथ में ही केवल इनकी उपयोगिता है। अब जैसे सी नंबर देखिए, शिक्षण हेतु अवधारणाओं को विद्यार्थियों से पूर्व विद्यमान विचारों से जोड़ना। अगर मान लीजिए बच्चा कुछ समझता है और उसको आपने कोई क्वेश्चंस दिया है और बच्चा कुछ उसके बारे में समझ रहा है, उसको कुछ पता है लेकिन वो पूरी तरीके से उस चीज़ से थ्योरी से लिंक्ड नहीं है, समझ नहीं पा रहा है, लेकिन वो पूरा तो उसके पुराने विचारों से उसके एग्जाम्पल, उसके पुराने विचारों का एग्जाम्पल लेकर के नई चीज़ को समझाना चाहिए। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ ये ऑप्शंस भी अगर सीडीपी में भी हो तो ये भी आंसर वहाँ पे भी सही बैठेगा। ऐसा नहीं कि ये केवल पढ़ाई के लिए ये है, ये हर जगह के लिए है। लेकिन बच्चे को जो है टीचर कुछ पढ़ा रहा है उसका पुनरुत्पादन करना है, याद कराना है, रिवाइज कराना है, या बच्चा पीछे से रिवाइज करे। ऐसा नहीं होता, कई स्कूल में आपने देखा होगा ए फॉर एप्पल इस तरीके से पढ़ाते हैं, बल्कि ये नहीं करते कि ए बना करके उसको एप्पल दिखाएं, इस चीज़ से उसको बाकायदा चित्र विधि से पढ़ाने की कोशिश करें कि देखिए एप्पल इस तरीके से दिखता है, तो बच्चों को याद रहता है चीज़ें। जब वो घर जाता है और एप्पल देखता है तो कहता है ए फॉर एप्पल चीज़ें। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी इसके ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका बी और सी है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, बच्चा जो है एक बच्चा दशमलव संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी तक इस प्रकार क्रमबद्ध करता है। देखिए इस तरीके से वो बच्चा लिख रहा है, जबकि बड़ी संख्या को लिखना था और छोटी संख्या को सबसे पहले लिख रहा है। तो बच्चे द्वारा की गई जो है त्रुटि का कारण क्या हो सकता है, इसका आधार भ्रांति क्या है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? समान समूहीकरण, सबसे सार्थक अंग, पुनः जो है समूहीकरण और समानुपातिकता। ठीक है, तो इसका आंसर सही सब जो इसके आधारित है जो है वो सबसे सार्थक अंग कौन सा हो सकता है, उसको ये पता है कि 82 जो है वो बड़ी संख्या है, 62 उससे कम है, उससे कम है और ये उससे कम है, इसलिए उन चीज़ों को वो समझ रहा है और उसको बड़ी मान करके बड़ी से छोटी की तरफ लगा रहा है। ठीक है, क्रमबद्ध कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गणित में संबंधात्मक जो है समझ को का सबसे कम रूप से उपयुक्त उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए क्या है। आरेखों की सहायता से विद्यार्थी संख्याओं का विभाजन समझा सकते हैं, या विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन के बीच के संबंध को समझते हैं, विद्यार्थी आयतन के क्षेत्रफल की गणना की क्रियाविधि जानते हैं, या विद्यार्थी जो है समतुल्य भिन्नों को समझाने के लिए हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे कम जो है उपयुक्त है,
वो आंसर है विद्यार्थी जो, देखिए आंसर देखिए, विद्यार्थी जो है आयतन के क्षेत्रफल की गणना की क्रिया विधि जानते हैं। आयतन मतलब पूरी फॉर्मूला विधि समझने की कोशिश कर रहा है कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है इसको क्रिया। तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं माना जाता है। बच्चों में एक आयतन का समझ विकसित होनी की चाहिए कि आयतन क्या होता है। उसको आप ये समझाइए कि ये देखिए हथेली है और ये एक पेन है और ये एक गेंद है, इन तीनों में किसका आयतन ज़्यादा होगा, किसका आयतन कम होगा। इस तरीके के एग्जाम्पल्स, इन चीज़ों के अंतर संबंध, एक दूसरे के संबंधों को समझाइए कि देखिए इसका आयतन कैसा होगा, इसका आयतन क्या होगा। आयतन वो बच्चे समझ जाएंगे इस तरीके से, बल्कि गणनाओं की क्रिया विधि से वो बेस्ट ऑप्शन नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्री जो है सम्मी, ठीक है, एक गणित की शिक्षिका ने निम्नलिखित जो है प्रश्न अपनी कक्षा को दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है जिस, यदि क्वेश्चन ये है कि यदि आयतों की जो है, आयत की जो है लंबाई चौड़ाई पूर्णांक है, ठीक है, पूर्ण अंक है, तो उस सभी आयतों की जो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल जो है 36 वर्ग यूनिट है। और आयतों की लंबाई चौड़, तो इस कार्य को देकर के क्या करने की कोशिश, तो देखिए क्षेत्र, हमें पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल 36 है और वो पूर्ण अंक है, तो हम यहाँ मान कर सकते हैं कि दोनों की जो लंबाई चौड़ाई हो सकती है वो 6 हो सकती है। तो इस चीज़ को पूछ रही है कि क्या है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। जो है सारणी जो है गुणक आयतों के क्षेत्रफल और गुणन के क्रम विनिमय के गुणधर्म की अवधारणाओं को एक साथ जोड़ने का है, ये कार्य दिया है उसने। या कि वो विद्यार्थियों को पहाड़े का प्रत्यास्मरण करने का सहायता कर सके। ठीक, ये बिल्कुल नहीं, पहाड़े को याद कराने की तो इसलिए नहीं दिया कि पहाड़ा उसको पता होना चाहिए कि 6 का 6 एक का 6 को होता है, 6 दूनी 12 होता है, 6 तिरका 18 होता है, इस तरीके की चीज़ों को, इस तरीके का नहीं है, बल्कि उसको दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थी जो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद कर सके। देखिए फॉर्मूला विधि जो है, कभी भी फॉर्मूला डायरेक्ट बच्चों को फॉर्मूला नहीं बता सकते कि फॉर्मूला, मैंने अभी भी बताया, पहले उदाहरण पेश करिए, ये उदाहरण नहीं है, पहले नियम बताने होते हैं उन चीज़ों को, बच्चा समझे नियमों को, फिर उसके बाद उदाहरण से समझे। ये नहीं कि आपने सीधा डायरेक्ट बच्चों को एक फॉर्मूला बता दिया और बच्चा समझ जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और बिना उसके नियमों को बताए हुए। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं है। देखते हैं ज्यामितीय एवं अंक गणित से संबंधित जो है अवधारणाओं को स्पष्ट करने का। ठीक, तो इसका सही जवाब है ए नंबर। वो चीज़ों को देखिए 6 × 6 = 36 होता है, और ये पता होने के लिए बच्चे को जो है उसके सारे जो है सारणी गुणन को, आयतों के क्षेत्रफल को और गुणन के क्रम विनिमय को कि क्या तरीके है, किस तरीके से वो सीरीज़ में किस 6 × 1 होता है, इस तरीके से उसको सारी अवधारणाओं को एक साथ जोड़ने का पता होना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, कि वो क्या किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को यूज़ करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई लोग इसका क्वेश्चंस गलत करेंगे, प्लीज़ ये इस क्वेश्चंस को गलत बिल्कुल नहीं कर रहिएगा। इसके इस टाइप के क्वेश्चंस जो है 15 क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा 15 क्वेश्चंस आपको आएंगे, और 15 क्वेश्चंस में कुछ तो थोड़े हार्ड हो सकते हैं, कुछ बिल्कुल सिंपल होंगे। इसी तरीके से ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। 3/4 में कितने 1/12 होंगे, तो ये क्वेश्चन पूछा 3/4 में कितने 1/12 होंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 12 जो है यहाँ चला जाएगा, तो 4 × 3 = 12, तो x = 9 इसका आंसर है। ऑप्शंस में सी इसका सही जवाब है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य है, सही पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, और एक जो है 1 मतलब भाज्य और अभाज्य दोनों संख्या है, और एक ना तो अभाज्य है और ना ही एक भाज्य संख्या है। तो हम सबको पता है जो एक है यूनिट डिजिट नंबर है, वो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग वाला तो सब था नहीं क्वेश्चन, तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया है। चलिए, एक क्वेश्चन छूट गया था, देखिए ध्यान से। 573 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है और इधर 4 का स्थानीय मान में क्या अंतर पूछ रहा है। तो देखिए स्थानीय मान का मतलब है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, मतलब 7वां का जो है स्थान क्या है, तो 1000 पोजीशन पे रखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है, तो 4 का स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो मतलब 100।
तो देखिए 7,000 माइनस 400, ठीक, तो इसका आंसर है 6,600। इसका सी आंसर हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गलत ना करिएगा, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ये केवल इसलिए रखा है कि इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, ताकि आप अगर अपने आप से पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों पे भी फोकस रखिएगा। रेणुका ने तय किया है कि वो रस्सी और कील की मदद से मैदान पर एक वृत्त बनाएगी, और उसने जो है एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों पर एक एक करके कील बांध दिया, दोनों सिरों पर। फिर उस अपने एक मित्र की मदद से वृत्त बनाया। दी गई परिस्थिति में वो कौन सा सही है, ध्यान रखिएगा। तो वो एक तरीके से पूछ रहे हैं कि उस रस्सी की मदद से किस तरीके से उसने व्रत बनाया होगा, वो कील कहाँ लगाई होगी, ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रयोग की रस्सी का जो लंबाई है उस वृत्त की जीवा की लंबाई के बराबर है, ठीक, और प्रयोग की गई जो रस्सी है उसकी लंबाई जो है वृत्त के व्यास के लंबाई के बराबर है, और प्रयोग की गई जो रस्सी है उसकी लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर है, और प्रयोग की रस्सी है उसकी लंबाई जो है उस वृत्त की परिधि के बराबर है। तो हमें इसका सही जवाब है सी नंबर, त्रिज्या के बराबर है। ध्यान रखिएगा, त्रिज्या के बराबर। मान लीजिए ये व्रत है, मान लीजिए ये यहाँ पे हमने कील गाड़ी और ये हमारी रस्सी है, और ये दूसरा पॉइंट छोर है, और जब हमने इस छोर को घुमाना शुरू किया तो कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, ठीक, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम व्यास देखते हैं, ये व्यास है, ये व्यास है। अगर मान लीजिए ये है, अगर हम मान लीजिए ये है और ये रस्सी है, और हम फिर इसको घुमाने की कोशिश करें तो ये कुछ आकृति ऐसी बन जाएगी। तो एक कुल मिलाकर के हमको जो है ऑप्शंस में सही सी लग रहा है, ठीक है, सी आंसर सही है, लग रहा है नहीं, सही है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ध्यान रखिए कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आप दे देंगे, मुझे पता है। गणित मात्र अंक गणित है, अंक गणित है बस, और कोई गणित नहीं होती है। प्राथमिक कक्षाओं में जो है औपचारिक कलन विधि पढ़ाने पर बल दिया जाता है, कलम विधि पढ़ाने का बल दिया जाता है, मतलब कि बस किताबी कीड़ा बनाने की बात कर रहा है, ठीक है। और दैनिक जीवन में उदाहरणों की सहायता से जीवन गणित को जो है प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए, या प्राथमिक स्तर पर जो है केवल गणितीय खेलों और क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए। तो इसका सही जवाब है सी नंबर, दैनिक जीवन में जो है गणित की उपयोगिता को समझ में आना चाहिए। भाई देखिए, आपको पूरे जीवनचर्या, पूरे जीवन में आपको गणित का इतना महत्व है कि इसके बिना आप जीवन समझ ही नहीं सकते। हर जगह आप गणनाएं करते हैं, आप यहाँ तक कि घर के काम से लेकर के हर जगह गणना करते हैं। और अगर आपको गणना करना नहीं आएगा, चीज़ों को समझना नहीं आएगा, आपने किसी को 100 रुपये दिए और आपने पता है उससे 65 रुपये का सामान खरीदा, तो आपको पता ही नहीं है कि कितने रुपए उससे लेने हैं, ठीक है। आप वो आपको 20 रुपये दे करके चला जाएगा। तो चीज़ों को प्रासंगिक बनाना है आपको, जीवनचर्या में जो है आपको इस तरीके की चीज़ें आनी चाहिए। बहुत सारे अपने घर में ही लोग देखिए, उनको गणित की गणनाएँ नहीं आती है, उनको कहते नहीं बउआ ज़रा देखना ये कितने रुपया है, तो ये चीज़ें समझना आना चाहिए, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है, ठीक। राजू जो है अपनी कक्षा में कक्षा 3 के छात्रों में संख्यात्मक समझ विकसित करना चाहता है, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे उसके लिए फायदेमंद होगा, सहायक सिद्ध होगा। ऑप्शंस देखिए। कंचों से भरी एक बरनी लेकर के छात्रों से अनुमान लगाने को कहें कि उसमें कितने कंचे हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को बहुत गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चंस गलत कर देंगे आप, मैं गारंटी कह रहा हूँ। ये क्वेश्चंस थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, फिर भी समझिए। छात्रों से एक एक सीढ़ी गिनते हुए चढ़ने को कहें। संख्यात्मक उसके अंदर विकसित करनी कि कितनी संख्या है ये, ठीक है। विद्यालय में कक्षाओं की संख्या के आधार पर छात्रों से पूरे विद्यालय में छात्रों की संख्या का अनुमान लगाने को कहें। यह छात्रों को बिल्डिंग जो है ब्लॉक देकर के सैकड़ा दहाई इकाई के रूप में संख्या बनाने को कहें। तो देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शंस क्या होगा इसमें, एक जो है कंचे से भरी जो है एक झोली होगी, उसमें हमें अंदाज़ा लगाना है कि इसमें कितने हो सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो है संख्या का समझ विकसित होगी। देखिए, जब आपको अंदाज़ा कोई चीज़ का लगाना होता है तो आप अंदाज़ा तभी लगाते हैं जब आप उस चीज़ के बारे में समझते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि 1 से 10 तक की संख्याएँ क्या होती हैं, अगर आपको पता ही ना हो कि 1 सेव कितने होते हैं, 5 सेव कितने होते हैं, और आपको पता ही ना हो कि इस झोले में कितने सेव हो सकते हैं, आ सकते हैं, तो जब तक आप अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, अनुमान नहीं लगाना सीखेंगे, तो कैसे चीज़ों को बताएंगे। तो अगर आपको संख्या की समझ विकसित होनी, कई नहीं होते क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा बताओ इसमें कितने होंगे, तो ये वही चीज़ है आप, और उसका एग्जैक्ट अनुमान लगाना होता है। तो इसका सही जवाब है ए नंबर, ठीक है।
बहुत लोग हो सकता है इसका बी आंसर मार्क करते हैं, लेकिन बी इसका आंसर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयी स्तर पर जो है गणित में जो है शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण है हमारी आकलन प्रक्रिया। वो कौन सी है? तो रचनात्मक आकलन को योगात्मक आकलन से सबसे अधिक महत्व देना, ठीक, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में अधिक जो है व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करना, या फिर बच्चे के जो चिंतन में गणितीकरण और क्षमताओं की तुलना में कार्य विधिक ज्ञान और तथ्यों पर बल देना, और पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्नों की तुलना में समस्या समाधान पर बल देना। तो देखिए ऑप्शंस, देखिए इसको गौर से पढ़िए, ये ऑप्शंस क्या हो सकते हैं चीजें। तो इसका मुख्य कारण है, सही जवाब है इसका, पहले मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर है सी नंबर। ठीक है, हम क्या गणितों में जो है हम कोशिश करते हैं कि हमें बच्चों को तथ्य याद कराने की कोशिश करते हैं, उनको हम फॉर्मूला याद कराने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर का जो है नियमों को हम नहीं समझाते, तथ्यों पे फोकस करते हैं। पूरा जो है तर्क पर आधारित होता है, फॉर्मूला पर आधारित होता है पेपर, लेकिन आप फॉर्मूला याद कराएंगे बच्चों को, उसके अंदर की जो है नियमों को नहीं समझाएंगे तो बच्चा जो है कुछ पल के लिए तो याद कर लेगा, पेपर तो पास कर लेगा, लेकिन चीज़ें उसके लंबे समय तक उसको याद नहीं रहेगी। इसीलिए बच्चे गणित में कमज़ोर हो जाते हैं जब उनके पेरेंट्स या उनके टीचर जो है क्वेश्चंस याद करवाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि पेपर में बच्चा जितने अच्छे मार्क्स ले आए बस उसको याद ना करना पड़े और उसको हम रट्टा तोता बना दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गणित में न्यूनतम जो है उपलब्धि के प्रति योगदान देने का कारक नहीं हो सकता है? ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, या शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की धारणाएं, या निर्देशीय भाषा, या लैंगिक भेदभाव। तो देखिए गणित में जो है न्यूनतम उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक कौन सा हो सकता है? लैंगिक भेदभाव, ये नहीं हो सकता। बाकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो सकती है। शिक्षार्थी के बारे में जो शिक्षक की धारणाएं हो सकती है, टीचर एक किसी के बच्चे के बारे में सोचता हो तो इसलिए उस पर ध्यान न देना हो। निर्देशित भाषा, वो किस भाषा में पढ़ाना चाह रहा हो, किस भाषा में, देखिए जैसे फॉर्मूला याद करा के पीछा छुड़ा लिया, सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में बस केवल जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे कितना याद कर पा रहे हैं, उनको कितना रिकॉल है, वो कितना समझ पा रहे हैं चीज़ें। ठीक है, ऑप्शन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गणित के जो एक टीचर हैं, उन्होंने कक्षा 5 में गणित पढ़ाते समय जो है गणित की उपयोगिता इस प्रकार बताया है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा, तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करने के लिए कौशल का विकास करता है। अध्यापक द्वारा किया गया कथन किसका है? तो रिस्क, स्किनर, हर्बर्ट और प्लूटो। तो देखिए ये कथन शायद आपको ना पता हो, ये कथन है प्लूटो का। प्लूटो भाई साहब ने कहा था कि गणित के माध्यम से व्यक्ति के अंदर चेतना का विकास होता है, नवीन जागृति का विकास होता है, इसलिए बच्चों में जो है गणित की चेतना बहुत ज़रूरी है, गणितीय ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। इस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, गणित की समझ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट याद करते हैं। चलिए क्या हो क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में अंक गणित जो है शिक्षण का महत्व नहीं है, ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व नहीं है। घरेलू कार्य हेतु, व्यवसायिक उपयोग हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, या नौकरी पाने के। तो देखिए हमें नौकरी पाने के लिए हमें गणित नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, बच्चों में जो है हमारा मकसद है बच्चों में जो है तार्किकता का विकास करना। ठीक है, लॉजिकल जो है बच्चे के अंदर आना चाहिए कि तार्किक होना चाहिए, तार्किक सोच विकसित होनी चाहिए बच्चे के अंदर। ठीक है, बौद्धिक समझ विकसित करना हमारा एक मूल लक्ष्य है। ठीक है, उस बौद्धिक समझ से बच्चा जो है घरेलू कार्यों को कर सकता है, व्यवसायिक उपयोग में अपने लिए मदद कर सकता है, कोई भी वो व्यवसायिक उपयोग हेतु, चाहे मजदूरी हो चाहे किसी भी चीज़ में, लेकिन नौकरी पाना इसका एक मूल उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाल किशन जो है प्राथमिक स्कूल में गणित के टीचर हैं और उनके अनुसार जो है गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति जो है रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? तो भैया देखिए इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शंस पढ़ लीजिए पहले। शिक्षण विधि कि किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, ये प्रेरणा विधि, अभिरुचि विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करना है, बालक में जो है ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करनी है, ठीक है, तो ज्ञान के प्रति रुचि, तो उनको प्रेरणा विधि से ये रुचियाँ उत्पन्न करनी होगी। आपको बच्चों में प्रेरणा समझाना होगा, इसको बच्चों में प्रेरणा डेवलप करनी होगी। ठीक है,
गणित के प्रति जो है बच्चों में जो है डर होगा उसको ख़त्म करना होगा हमें। कई बच्चे देखिए बचपन से ही बच्चे डरने लगते हैं। गणित जो है तर्क पर आधारित होती है, सोचने की क्षमता पर आधारित होती है। जितना सोचेंगे आप उतनी ही आपका मानसिक विकास संभव होगा, इसलिए बच्चे डरने लगते हैं इससे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं टीचर का पढ़ाने का मेथड भी बहुत हद तक वो चलता है, तो इसलिए उनको बच्चों को जो है मोटिवेट करते रहिए, प्रेरणा बना देते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कथन है गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। तो ये ऑप्शन तो आपने समझ गए होंगे, ये गलत है। गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही को दर्शाती हैं। ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं कि त्रुटियां लापरवाही की वजह से ही हुई हो, ठीक है। सही है क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चा जो है गणित की अवधारणा को किस प्रकार से रचना करते हैं। वो समझ रहा है कि बच्चे ना गणित में जो भी जिस वजह से ये त्रुटि कर रहा है उसकी वजह क्या है, समझ क्या है, क्या चीज़ उसने सोच रखा है। या सही है क्योंकि विद्यार्थियों को उसको प्राप्तांकों को बारे में फीडबैक देती है। तो गलत इसका सही जवाब, इसका आंसर सी है। सोचने विचारने जैसा इसमें कुछ भी नहीं, ठीक। गणित जो है संचारण उल्लेख करता है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। ऑप्शंस देखिए, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, ये गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, या गणित में कक्ष में बोलने की क्षमता। तो इसका सही जवाब है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता ही गणितीय संचारण कहलाता है, ठीक है, ठीक। अपने विचारों का संचरण करना है अपने दिमागों में, और उन सबको चीज़ें कि जो आपने समझी हैं संगठित करना है, आपको याद करना है। मतलब याद करना इन द सेंस कि जो चीज़ आपने समझा है उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाना है कि किस तरीके से है, उसके नियमों को जानना है, समझना है, ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा जो है 2005 के अनुसार जो है प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मूल उद्देश्य होता है, कौन सा इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। बच्चे की जो है सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, तो देखिए ये तो है, आप समझ रहे हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये है। बच्चे के संदर्भ में जो है गणित का वर्णन करना, देखिए बच्चा किस तरीके से गणित को समझना चाहता है, उसको गणित के बारे में क्या मालूम है, उसी को जो है उसके पूर्व ज्ञान का आधार लेकर के ही बच्चे को जो है गणित का वर्णन करना चाहिए कि किस तरीके से बेटा गणित है, वो क्या समझता है। दूसरा देखते हैं समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, या गणित में देखिए समस्या समाधान की कौशल को बढ़ाना। बच्चा जो है गणितीय चीज़ों से समस्या समाधान के कौशल को तार्किक रूप से सोचेगा, वो समस्या समाधान को कौशल को बढ़ाएगा, ठीक है जी, समझ गए होंगे। अब ऑप्शन देखते हैं। गणित में जो है उच्चतर जो है पढ़ाई की तैयारी करना, मतलब हायर एजुकेशन में पढ़ाई करने के लिए गणितीय का, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाता है, बिल्कुल सही। आई होप, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा 29वें क्वेश्चन में, ठीक है। सिंपल है, देखिए पैटर्न इसी तरीके से आएंगे क्वेश्चंस। मैं बार बार फिर से फोकस कर रहा हूँ, पेपर लगाइए, अच्छे से मन से लगाइए पेपर, समय दीजिए पेपर को। अभी आप समय देंगे पेपर को तो कल आप जब पेपर लगाएंगे तो तेज़ी से पेपर लगा पाएंगे। अगर आप अभी जल्दबाजी में ऑप्शंस लगाने के, आपको एक एक क्वेश्चंस का अगर आंसर भी पता है तो भी पेपर लगाइए, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस पढ़ने का, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का नज़रिया बदलता है। तो ध्यान रखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि पेपर लगाइए। आप पेपर के बिना आपका वजूद नहीं है सीटेट निकालने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो है गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं किस चीज़ में, तो कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, या विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, या समस्या सुलझाने में, या कौशलों को समझने में, या समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो इसका सही जवाब है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, ठीक है। जब हम पहेलियों को सोचते हैं तो हम अपने सोचते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो हम एक तरीके से अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं इस चीज़ को कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो आज का जो है 30 क्वेश्चंस का सेशन समाप्त हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे आज के लिए 10 लाइक्स मांगता हूँ, ठीक है। हो सके तो ये 10 इस पेपर के लिए 10 लाइक्स दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, पेपर लगाइए खूब जितना हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।